नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत। आज अपने पास बीकॉम पार्ट थर्ड ऑनर्स थर्ड बीकॉम पार्ट थर्ड ऑनर्स पेपर सेकेंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो आज का टॉपिक अपने पास दे रखा है वो है इसकी जो नीड्स और आवश्यकता है उसके बारे में अपन जो कैलकुलेशन करेंगे वो अपने पास है कि इसमें नीड्स ऑन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहला इसमें अपन जो अपने को दिया हुआ है जो आवश्यकता है कि किस प्रकार से आवश्यकता है उसको किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। इसके पहले टॉपिक पे अपने देखा था कि सर्विस टैक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस लिए इसका वैल्यूएशन करना पड़ा। तो सामने जनता को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रत्यक्ष करों में सुधार किया गया था कि जो डेफिनेट जनता उसको लाभ प्रदान करने के तरीके से इसमें करों में सुधार किया जा रहा था। इस चक्कर में इसको इसका इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से इनपुट कर जमा कराने का लाभ देने के लिए उत्पादन शुल्क के संबंध में 1984 में कैनवेंट प्रणाली को लागू किया गया। इसी प्रकार पुराने बिक्री कर के स्थान पर 2003 के बाद भी विभिन्न राज्यों में वेट प्रणाली लागू थी, जिससे कि इनपुट कर जमा कराना प्रावधान किया गया था। इसके बावजूद भी भारत में माल और सेवा कर की आवश्यकता का महसूस करना था, तो इस कार्य से इसमें इसको लागू किया। लेकिन इसका मुख्य कारण पुराने अप्रत्यक्ष कर ढांचे में अनेक प्रकार की कमियां थी और पुराने अप्रत्यक्ष ढांचे में कमी को क्या कमियां थी उसकी निम्नलिखित है अपने पास कि उसमें मौजूदा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में कौन कौन सी कमी थी। फर्स्ट अपने पास टैक्स ऑन टैक्स। ये क्या है अपने टैक्स ऑन टैक्स का इसका वैल्यूएशन किया कि अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचने के पूर्व जितने भी कर लगाए जाते थे वे उसको वस्तु की लागत में सम्मिलित कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए कि पश्चिम बंगाल में कोई माल बनाने के बाद राजस्थान में लाया जाता है तो उस माल पर सर्वप्रथम उत्पादन शुल्क एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाती है। इसके बाद केंद्रीय बिक्री कर CST वसूल किया जाता है। इसके बाद माल के परिवहन पर सेवा कर लगाया जाता है। ये सब प्रकार के कर राजस्थान के व्यापारी की माल की लागत में सम्मिलित कर लिए जाएंगे, जिससे कि राजस्थान का व्यापारी उस माल को बेचने पर वेट वसूल करेगा, जिससे कि क्या उसकी वैल्यू अनावश्यक रूप से बढ़ जाती थी और वो उसमें अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती थी और ये अंतिम उपभोक्ता पर भार पड़ता था। तो इस चीज़ में अपन को देना है ये प्रणाली बहुत महंगी सी काफ़ी वृद्धि इसमें कर्म होती थी। सेकंड जो इसमें है कि विभिन्न राज्य सरकार के राजस्व हितों में टकराव। इसमें क्या होता था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्सों में टकराव होता था और अलग अलग कंडीशन में उसका क्रियान्वयन किया जाता था। तो इसका जो है अपने पास है कंफ्लिक्ट बिटवीन द रेवेन्यू इंटरेस्ट ऑन द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट। तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट में जो भी उसका वैल्यूएशन किया जाता था उसको किस प्रकार से करना था। तो हमारे देश में कुछ राज्यों में या तो वस्तुओं का उत्पादन अथवा निर्माण अधिक होता है अथवा खनिज पदार्थों की आवश्यकता अधिक है। दूसरी तरफ अनेक ऐसे राज्य हैं जिसमें वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण कम होता है। ये उपभोक्ता राज्य कहलाते हैं। उत्पादक राज्य से अधिक माल दूसरे राज्य में जाता है। माने कहते हैं कि किसी किसी राज्य में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है और किसी में कम होता है। जिस राज्य में प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो दूसरे राज्य में जाता है और दूसरे राज्य में जाने से क्या होता है कि ये उपभोक्ता दूसरे राज्य में जाता है तो वहाँ राज्य केंद्रीय विक्रय कर लगता है, जिसकी दर अधिक होने के अधिक रहने के प्रयास होते हैं, जिससे कि वो माल में अधिक टैक्स जिससे कि अधिक टैक्स जुड़ जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि राज्य की सरकार माल विक्रय पर वेट की दर अधिक रखेगी, जिससे कि उस राज्य सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होता है। नेचुरल है कि अगर वो अपने वेट ज़्यादा रखेगी तो उसको राजस्व प्राप्त होगा। तो ये दोनों जितनी भी अलग अलग स्टेटस में टैक्स के प्रति टकराव होता है, इन टकराव को दूर करने के उद्देश्य से इसमें जो अपने GST लागू किया है और इनसे क्या टैक्स का महंगा भी नहीं होता है। एक ही टैक्स और एक नियम के अधीन इसको क्रियान्वयन किया गया है। थर्ड पॉइंट इसमें कह रहा है कि इनपुट कर जो है अपने पास कि इनपुट कर जमा प्रदान करने में असमंजस का होता है। मीन लॉक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्रोवाइड इनपुट टैक्स क्रेडिट। कभी कभी क्या तो इनमें असमंजस कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है कुछ मामलों में। तो जैसे कंडीशन मानो कि कुछ राज्यों के संबंध में इनपुट कर जमा का प्रावधान नहीं होता है तथा कुछ राज्यों में इनपुट कर जमा करवाने का प्रावधान है, किंतु ऐसी कर जमा केवल उसी कर के संबंध में है जिसमें कर के संबंध में नहीं है। उदाहरण के लिए केंद्रीय विक्रय कर के संबंध में इनपुट कर जमा का प्रावधान नहीं है।
केंद्र गृह लिए। दूसरी तरफ उत्पादन शुल्क के संबंध में यद्यपि कर जमा का प्रावधान है, परंतु ये उत्पादन शुल्क के संबंध में ही है। राज्य वेट के कर में इसकी जमा नहीं की जा सकती। राज्य जो वेट का कर इसमें इसको जमा का प्रावधान नहीं रखते। इसी प्रकार वेट की कर की इनपुट का कर जमा उत्पादन शुल्क के करके नहीं लिया जा सकता, जिससे उपभोक्ता को राहत नहीं मिलती थी। तीसरी कमी क्या है इसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस टू बी द हाई। कभी कभी प्रशासनिक भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिससे कि कर में वेट भी अधिक मात्रा में लगाया जाता था। तो विभिन्न करों के प्रशासन के लिए अलग व्यवस्था होने के कारण सरकार के प्रशासनिक व्ययों में कमी नहीं आती थी। उदाहरण के लिए उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क का प्रशासन एवं अलग बोर्ड, उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता था, परंतु बिक्री कर वेट का प्रशासन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य से अलग अलग किया जाता था। वन यूनिट प्रत्येक राज्य अलग अलग कंडीशन होता था कि क्या उसको करना क्या नहीं करना। ये अपन को देखना था कि किस प्रकार से इसका रिवोल्यूशन करना क्या नहीं करना। इससे प्रशासनिक व्यय का भार अधिक होता था, जो अंतिम रूप से उपभोक्ता को वहन करना पड़ता। अगर प्रशासनिक व्यय आप अधिक करोगे तो नेचुरल है कि वो कहाँ जाएगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो नेचुरल प्रभाव पड़ेगा कि उपभोक्ता के ऊपर वो कितना उस पर कितना भार पड़ रहा है। तो नेचुरल है कि जो प्रशासनिक व्यय है वो कम होने से अगर अपन जीएसटी लागू करें तो ये सब चीज़ खत्म हो जाएगी। इसके बाद है कि नो रिड्यूस इन द इवेंट्स ऑफ द ब्लैक मनी, कि कर चोरी एवं काले धन में कोई कमी नहीं। कर चोरी और काले धन के निर्माण की समस्या हमारे देश में काफ़ी पुरानी है। समय समय पर सरकार द्वारा इन समस्याओं को दूर भी करने का प्रयास किया, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। परंतु इस दिशा में कोई ठोस अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए सरकार चलाने वाले राजनेता, कर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी, व्यापारीगण और उपभोक्ता जनता का कोई भी इसके प्रति गंभीर नहीं है। ग्राहक को अक्सर ये कहने सुना जाता है कि कुछ कीमत कम करके जो हमें बिल नहीं होता है। इसी प्रकार से ये ग्राहक चाहता है कि मैं कुछ कीमत कर लूँ बिल न लूँ। तो ये जो कर की चोरी के संबंध में जितने भी मामले हैं वो सारे एक प्रकार से कर चोरी में ही आते थे, और उससे काफ़ी रेवेन्यू का नुकसान भी होता था। तो एक ये था कि सारा काम ठीक से करो और हम कहाँ जाएं। तो ये वाला है कि हमें तो सारा हिस्सा चाहिए। इसी प्रकार के कुछ कमेंट्स होते थे। इस प्रकार राजनेताओं को अपने चुनावी खर्चों के लिए भी वसूली चाहिए थी, वो भी इसी से करते थे। व्यापारियों को जो भी खर्चा होना था वो कर की जो रेट है उसी के पे डिसाइड करते थे। तो कहने का मतलब है जो टैक्स का है वैल्यूएशन की, आप कर चोरी किस प्रकार से कर रहे हो, उसका किस प्रकार से रोकथाम करनी है, उसका वैल्यूएशन किया जाता था। कि बाकी इससे जीएसटी आने से इसमें ये प्रॉफिट हो गई, कर चोरी का बिल्कुल लगाम लगी है इसमें। तो कहने का मतलब है कि जो अपने पास ये वैल्यू है इसका, तो जो 5 पॉइंट अपने दे रखे हैं इसमें टैक्स के नीड की आवश्यकता है, उसके संबंध में किस प्रकार से वैल्यूएशन करना है, कि टैक्स ऑन टैक्स का है उसको किस प्रकार से करना है। तो कहने का ये एक उद्देश्य है कि माल की सेवा की आपूर्ति के संबंध में इनपुट का जो वैल्यूएशन कर रहे हो वो जो रूपरेखा तैयार है उससे कि जो ये क्यों आवश्यकता पड़ी, ये आवश्यकता इसलिए पड़ी जीएसटीसी की कि कर पर कर ना लगे, कर की चोरी ना हो, विभिन्न राज्यों में टकराव ना हो, विभिन्न प्रकार का रेगुलेशन सही प्रकार से हो जाए, और जो जमा हो रहा है इनपुट, जो कोऑर्डिनेशन है लोकल बॉडी और गवर्नमेंट बॉडी, उस बॉडी में कोई टकराव ना हो और सही प्रकार से टैक्स का वैल्यूएशन हो जाए। इससे सही प्रकार की मार्गदर्शन रूपरेखा तैयार हो जाती है, और ये कह सकते हैं कि सही प्रकार का मैनेजमेंट किया जा सकता है। आज के चैप्टर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।